गुप्तकालीन समाज के बारे में अगर चर्चा करें तो साफ स्पष्ट है कि गुप्तकालीन समाज में समाज 4 वर्गों में बटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सभी अपना अलग अलग जो वर्ण था, तो वर्णों के आधार पर इनका कार्य प्रणाली भी बटा हुआ था। जैसे ब्राह्मणों का पूजा पाठ करवाना, अध्ययन अध्यापन करवाना, यज्ञ करवाना, ये सभी कार्य ब्राह्मणों के ही अंतर्गत आता था। दूसरे में अगर बात करें क्षत्रिय, तो क्षत्रिय देश की सुरक्षा, बाहरी आक्रमणों से इनकी जिम्मेदारी रहता था। साथ ही साथ अगर अपने आंतरिक राज्यों में किसी भी तरह से अशांति फैल जाता था तो उसको भी शांति व्यवस्था स्थापित करना क्षत्रियों का ही काम रहता था। आगे अगर बात करें तो वैश्य जो भी वर्ण थे तो ये सभी व्यापार और वाणिज्य से जुड़े हुए थे। शूद्र की बात करें तो ये हरिजन जो अपने सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, जो अपने 3 वर्णों को सेवा से संतुष्ट करने का कार्य करते थे। स्त्रियों के बारे में अगर बात करें तो साफ स्पष्ट है कि स्त्रियों का अपना गुप्तकालीन समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। स्त्रियों का उच्च शिक्षा प्राप्त करने के प्रचलन था। साथ ही साथ उनको किसी भी तरह से पर्दा प्रथा नहीं था। समाज में विवाह का जो प्रकार था वो 8 प्रकार के थे, जिसमें से स्वयंवर विवाह भी निर्धारित किया गया था। साथ ही साथ अगर किसी भी तरह से कोई भी धार्मिक कार्य अगर अपने व्यक्तिगत सामाजिक रूप से हो या अपने व्यक्तिगत गृहस्थ रूप से हो, लेकिन महिलाओं का होना उपस्थिति अनिवार्य माना जाता था। इस प्रकार कह सकते हैं कि गुप्तकालीन समाज में महिलाओं का स्थिति काफ़ी अच्छा और बेहतर था। अगला अगर पॉइंट अगर बात करें तो एक यहाँ पर नया वंश आता है जो अपना है वर्धन वंश। वर्धन वंश के बारे में अगर बात करें तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति द्वारा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का स्थापना किया गया था। इस वंश में प्रमुख अगर देखें तो 3 राजा थे। पहला अगर बात करें तो प्रभाकर वर्धन, दूसरा अगर बात करें तो राज्यवर्धन, और तीसरा अगर बात करें तो हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के बारे में अगर चर्चा करें तो साफ स्पष्ट है कि वो भी अपने कार्यकाल में अनेक युद्ध किया और उस युद्ध के दौरान इनको काफ़ी अच्छा बेहतर विजय भी हासिल हुआ। लेकिन जैसे ही इसका मृत्यु हो जाता है तो राज्यवर्धन गद्दी पे बैठते हैं, और राज्यवर्धन जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं तो अपने साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए त्रिकोणीय अपने अलग अलग राज्यों के द्वारा बार बार आक्रमण हो रहा था, और इस आक्रमण को अपना मुकाबला करने के लिए या आक्रमण से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इसको बार बार युद्ध करना पड़ता था। लेकिन अंत में बंगाल के जो शासक जिसका नाम था संसाक, तो इसके द्वारा युद्ध में राज्यवर्धन को वध कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। तब फिर अंत में इस वंश के जो तीसरा उत्तराधिकारी था ये हर्षवर्धन था। तो हर्षवर्धन ने अपने 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और उसने लगभग 606 ईस्वी से 641 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन हर्षवर्धन का सबसे बड़ी समस्या थी कि वह निसंतान था, और निसंतान होने के कारण जब इसका मृत्यु हो जाता है तो इस वंश का यहीं पे अंत हो जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हर्षवर्धन जो वंश था ये 3 राजाओं के ऊपर ही टिका था। जब तक इनका शासनकाल व्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहा तब तक अपना शासन हुआ, और निसंतान के अभाव के कारण हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इसका अंत हो जाता है। अगला अगर बात करें तो यहाँ पर साफ स्पष्ट है पॉइंट 12 है जो अपने पाल वंश है। पाल वंश के बारे में अगर बात करें तो लगभग अपने 750 ईस्वी में गोपाल नामक एक व्यक्ति है जिसने बंगाल में पाल वंश की स्थापना किया। पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा होने के बाद इसमें कई बंगाल के क्षेत्र ऐसे थे जहां पर काफ़ी अशांति फैला हुआ था, काफ़ी अव्यवस्था था, और इसी
अव्यवस्था और अशांति को, जैसे गोपाल गद्दी पर बैठा तो उसने सारे समस्याओं का समाधान करके या अव्यवस्था और अशांति को इसने समाप्त कर दिया। इस अपना पाल वंश में कई अलग अलग राजा या सम्राट शासन किए थे, लेकिन उनमें से अगर देखें तो मुख्य रूप से नाम है, जिसमें गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल और रामपाल। ये जो भी अपने 5 राजा थे, ये सभी पराक्रमी और शक्तिशाली राजा के रूप में शासन किया था। अगर इसमें धर्मपाल के बारे में अगर बात करें तो ये धर्मपाल पाल वंश के पराक्रमी और अपने शक्तिशाली सम्राट के रूप में जाना जाता है। इसने राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के आक्रमण से अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान किया और लगातार उनके साथ ये संघर्ष करते रहे। साथ ही साथ अपने पाल वंश का इस तरह से अपना त्रिकोणीय आक्रमण से बचा करके और अपने राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान किया, तो निश्चित है कि पाल वंश का गौरव को, वैभव को इसने बढ़ाया और बनाए रखा। दूसरी अगर बात करें तो देवपाल, देवपाल भी अन्य शासकों के जैसा ये भी पराक्रमी और शक्तिशाली शासक था। इसने भी कई अपना युद्ध किया और इस युद्ध में भी इसको विजय हासिल हुआ। इसके अपने शासन काल में जो सबसे बड़ी बदलाव था, जो अपने राजधानी पाटलिपुत्र था, वो अपने शासन काल में पाटलिपुत्र से इसे बंगाल ले गया। तो ये इसके जीवन में काफ़ी एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिसने अपने राजधानी को परिवर्तन किया था। तीसरा अगर अगला बात करें तो महिपाल, महिपाल भी इस वंश का 9वें राजा महिपाल था और ये भी अपने दूसरे राजाओं के जैसा काफ़ी पराक्रमी और शक्तिशाली था। इसने भी काफ़ी युद्ध किया और युद्ध में विजय भी हासिल हुआ, लेकिन साफ स्पष्ट है कि अपने 1023 ईस्वी तक अपना साम्राज्य को युद्ध से इस तरह से इसने विस्तार किया कि गंगा नदी के जितने भी तटवर्तीय क्षेत्र था, ये सभी राज्यों को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया, जिससे अपना राज्य का काफ़ी अधिक विस्तार हुआ। अगर अंतिम बात करें तो रामपाल है। रामपाल भी अन्य शासकों की तरह पराक्रमी और शक्तिशाली शासक था। इसने भी कई युद्ध किया और इस युद्ध में भी लगातार अपना जीत हासिल हुआ। इस जीत हासिल होने के कारण अपना पाल वंश का गौरव गरिमा को भी काफ़ी वृद्धि किया। इसके बाद जो भी अपने पाल वंश के शासक आए, धीरे धीरे अयोग्य और कमज़ोर आए, जिसके कारण धीरे धीरे अपना इस वंश का जो शासन व्यवस्था काल है वो कमज़ोर हो जाता है और गोपाल के बाद जो अपना शासन काल प्रारंभ हुआ था वो अपने रामपाल के साथ ही इस वंश का अंत हो जाता है। अगला अगर बात करें तो यहाँ पर है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश भी एक तरह का ऐसा वंश माना जाता है जिसमें 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने इस वंश का स्थापना किया था। अब दंती दुर्ग भी अपने राष्ट्रकूट वंश का स्थापना करने के कारण एक नया वंश का स्थापित किया और इससे साफ स्पष्ट होता है कि इस वंश में कुल अपने 14 शासक आए, लेकिन 14 शासकों का अपना विस्तार से नहीं इसमें जानकारी है या उल्लेख इसमें वर्णन किया गया है। लेकिन फिर भी अपने कुछ वैसे शासक है, जैसे अपना कृष्ण प्रथम नामक शासक, जो अपने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ का मंदिर का इसने निर्माण करवाया था। आगे अगर देखें तो ध्रुव नामक एक शासक था जिसने गुर्जर प्रतिहारों को भी पराजित किया। इसके बाद गोविंद तृतीय आया तो इसने नागभट्ट द्वितीय और अपने धर्मपाल द्वितीय को भी इसने पराजित किया। तो इस प्रकार अपना स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रकूट अपना वंश का शासक काफ़ी अधिक है, संख्या इसकी 14, लेकिन इससे कुछ ही अपने गिने चुने 2-4 अपने शासकों का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। तो निश्चित है ये भी एक पराक्रमी और शक्तिशाली वंश के रूप में इसको पहचान किया जाता है। अगला पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश एक अलग ही वंश है। इस वंश के बारे में चर्चा करेंगे। इस वंश के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं
कि गुर्जर प्रतिहार वंश, इस वंश का स्थापना नागभट्ट प्रथम ने 725 ईस्वी में की थी। इस वंश का स्थापना गुजरात में होने के कारण इस वंश का नाम गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना गया। इस वंश का जो शासक वत्सराज था, यह सम्राट के पदवी को धारण किया। वत्सराज के जो पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी कन्नौज पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था, जो अपने मिहिर भोज के नाम से जाना गया, जो नागभट्ट द्वितीय का पौत्र माना जाता था। अगला सम्राट महेंद्रपाल था। इसके बाद महेंद्रपाल का पुत्र महिपाल शासक बना। महिपाल के समय से ही इस वंश का धीरे धीरे शासक के अनुकूल अयोग्यता होने के कारण धीरे धीरे कमजोर होने लगा और पतन प्रारंभ होना शुरू हो गया। इसके बाद इस साम्राज्य के जो अपने प्रमुख राजा थे, उसमें से राजा भोज द्वितीय, विनायकपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय और विजयपाल ने 1013 ईस्वी तक अपने राज्य को कायम रखा। जो भी अपना गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में यहाँ पे चर्चा की है, तो अपना इसका प्रारंभ काल में काफ़ी अच्छा और बेहतर शासन प्रणाली रहा। लेकिन आने वाले कुछ वैसे शासक थे जो उत्तराधिकारी अयोग्य और कमज़ोर होने के कारण इसका शासनकाल के अनुकूल बेहतर ना होकर के बल्कि धीरे धीरे इसका पतन होना शुरू हो गया और अंततः इस वंश का पतन भी हो गया था पूर्ण रूप से। आगे अगर इसका बात करें तो यहाँ पर एक नया वंश है, चोल वंश। जिस तरह से दूसरों वंशों के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो साफ उसमें स्पष्ट है कि सभी वंश के ही जैसे अनुकूल चोल वंश एक उत्कृष्ट और शक्तिशाली पराक्रमी वंश के रूप में इसका पहचान किया गया था और माना भी जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह प्राचीन दक्षिणापंथ के 3 प्रमुख राज्यों में एक राज्य चोल वंश का था, दूसरा राज्य पांड्य वंश का था और तीसरा जो था वो चेर वंश का था। ये तीनों वंश में ही एक अपना चोल वंश प्रमुख वंश के रूप में माना जाता था। करिकाल इस वंश का प्रथम राजा था। प्रथम राजा होने के कारण शासन व्यवस्था काफी अच्छा और बेहतर रूप से संचालन हुआ और इसके गौरव गरिमा अपने वंश का काफी बेहतर बनाया। इसके बाद राज प्रथम इस वंश का पराक्रमी व शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर सामने आया। उसने युद्ध के दौरान मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिहल द्वीप को भी अपने अधीन कर लिया। उसने अपने शासनकाल में तंजौर में राजराजेश्वर नामक मंदिर भी बनवाया। उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम भी अन्य अपने शासकों के जैसा एक शक्तिशाली और पराक्रमी शासक था। उसकी सैन्य शक्ति काफी अधिक शक्तिशाली होने के कारण अपने भी साम्राज्य को काफी हद तक उसने विस्तारित किया। उसमें से खास करके अगर देखें तो उड़ीसा, दक्षिणी कौशल, बंगाल, मगध होते हुए गंगा नदी के जो भी अपने तटवर्तीय क्षेत्र था, उन अपने राज्यों तक अपना आधिपत्य स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने गंगे कौंड की उपाधि भी धारण की। तो साफ स्पष्ट है कि अपने इस वंश का प्रारंभ से लेकर के अपने साम्राज्य का विस्तार एक सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्कृष्ट के रूप में माना जाता है। इस वंश के अगर चोल प्रशासन के बारे में अगर बात करें तो चोल जो प्रशासन 6 विभागों में बटा हुआ था। सभी विभाग अलग अलग थे
अलग अलग विभागों के अलग अलग सदस्य होते थे जो उनको देखरेख करते थे। लेकिन स्पष्ट है कि जो 6 प्रांतों में जो बटा था उसको एक मंडलम के नाम से जाना जाता था, और मंडलम के जो उप विभाग उसे कोट्टम कहा जाता था, और कोट्टम का जो उप विभाग होता था उसे नाडु, कुर्रम और ग्राम होते थे। ग्राम के या गांव के जो अपने प्रतिनिधि होते थे वो प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से उसका निर्वाचित होता था, यानी चुनाव होता था। ग्राम की सभाएं जो भी होती थी वो केंद्र शक्तियां या सभाएं से बिल्कुल मुक्त थी। ग्राम सभाएं स्वतंत्र थी, जिस हिसाब से अपने अनुकूल इसका विधि विधान था उस अनुकूल ये अपने शासन प्रणाली को संचालित करते थे, और अपना जो भी इसके लिए उत्तरदायित्व या कर्तव्य निष्ठा होता था उसके प्रति वो समर्पित होते थे। नाडु के सभा को नाटर तथा नगर की सभा को नागरतार कहते थे। चोल प्रशासन के बारे में अगर बात करें तो चोल वंश के पास एक अपना विशाल सेना था, और ये सेना 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें से पैदल सेना, घोड़सवार सेना, अश्व सेना जिसको कहते हैं, और गज सवार या हाथी पे सवार होकर के युद्ध भूमि में जाते थे। और इसके पास एक अलग ही सेना था जिसे जल सेना या नौसेना के रूप में इसको पहचान किया गया था, या इसको अपना नियुक्ति या गठन किया गया था। जो भी अपना सैन्य व्यवस्था थी वो सभी अपने अलग अलग आवश्यकता अनुकूल, जहाँ पर जिस तरह से रणभूमि में आवश्यकता होती थी उन सेनाओं को लेकर के वहाँ पर युद्ध करने के लिए सेनापति के द्वारा राजा के आदेशों के आधार पर उसको वहाँ पर उपयोग में लिया जाता था। आगे अगर इसका बात करें तो चोल कला। चोल कला चोल वंश में ये कहा जाता है कि कला और साहित्य का संरक्षक माना जाता था, जिसके कारण तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर भी बनाया गया। साथ ही साथ जो राजराजेश्वर का मंदिर तंजौर में बनाया गया था वो द्रविड़ शैली का एक अपना उत्कृष्ट उदाहरण है। चोल वंश में वस्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि कई ऐसे कलाएं थे जिनका काफी अधिक उन्नति हुई। चोल कला के नटराज शिव का कांसे की प्रतिमा बना हुआ जो उस काल का एक सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। अगला पॉइंट अगर बात करें चोल वंश के, तो चोल का समाज, यानी चोल वंश का समाज उस समय किस तरह से अन्य समाजों की तुलना में क्या इसकी स्थिति थी, इसमें साफ स्पष्ट है कि चोल का जो राजा था या सम्राट था वो शिव का उपासक माना जाता था और उसी का उपासक भी था। समाज में पुरुष व अपने संतान के अभाव के कारण संपत्ति का जो मालिकाना होते थे वो स्त्रियां होती थी। दास दासी का प्रथा थी। राजाओं महाराजाओं के सेवा करने के लिए कई दास और दासियां होती थी, जो इस प्रणाली प्रथा अपने चोल समाज में भी काफ़ी उन्नति हुआ था और ये मान्य भी था। साथ ही साथ कोई भी अपना धार्मिक कार्य होता था तो उसमें पुरुषों के साथ महिलाओं का होना अनिवार्य माना जाता था। स्त्री शिक्षा का भी प्रचलन था। विवाह में वर चुनने की जो अपना इच्छा होती है वो स्वयं चुन सकते थे। अगर उनके अनुकूल अगर वर उनके योग्य अगर माना जाता था या पसंदीदा हो जाता था तो वो अपने आप में उसे चुन करके और अपना विवाह संबंध स्थापित करते थे, जो एक तरह को कहा जाता है कि स्वयंवर विवाह का प्रचलन भी था।